तो आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम पढ़ेंगे एमपीटीईटी वर्ग 2 का जो जो नोटिफिकेशन निकला था 2018 में, उसके जो पेपर हुए थे 2019 में, फरवरी 2024 फरवरी 2019 का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में जो भी क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों को अपन, मैथ्स के जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों को अपन हल करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो आपको देखने से ये फायदा मिलेगा कि पिछले बार कैसे क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चनों को करने का क्या क्या तरीका है, और आपको इस वीडियो में बिल्कुल नए नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे कि क्वेश्चनों को कितनी जल्दी और कितनी आसानी से किया जा सकता है। तो आप वीडियो को पूरी एक बार पूरी जरूर देखना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपन सारे जितने भी क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में उन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके करते जाएंगे। एक मतलब पहले वाले पार्ट, दूसरा पार्ट, इस प्रकार अपन करते जाएंगे। एक पार्ट में अपन कम से कम 15 से 20 क्वेश्चनों को हल करेंगे, फिर आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट में, फिर आगे के क्वेश्चनों को अगले पार्ट में अपन हल करते जाएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरी देख लेना, सारे पार्ट जरूर देख लेना एक बार, और चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्णांक के संबंध में सत्य, मतलब पूर्णांक के संबंध में अपने को बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंटीजर। तो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जीरो के साथ किसी भी पूर्णांक को गुणा करने पर हमें एक प्राप्त होता है। ये जीरो को किसी भी पूर्णांक, मान लो मैंने 5 से गुणा किया, क्या प्राप्त होगा? जीरो। लेकिन प्राप्त क्या होना था? एक प्राप्त होना था इस स्टेटमेंट के अनुसार। लेकिन ये कथन तो क्या हो गया? फॉल्स हो गया, क्योंकि जीरो के साथ हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो ऑलवेज हमें क्या प्राप्त होगा? जीरो ही मिलना है। तो पहला कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। दूसरे कथन की मैं बात करूं तो लिखा हुआ है, किसी भी पूर्णांक को उसके गुणात्मक तत्समक के साथ गुणा करने पर हमें एक प्राप्त होता है। गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है किसी भी संख्या का एक से गुणा करने पर हमें वही संख्या मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है? गुणात्मक तत्समक। मतलब जैसे मैंने 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना प्राप्त होगा? 5 प्राप्त होगा। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट बोल क्या रहा है? वो बोल रहा है किसी भी पूर्णांक को उसके गुणात्मक तत्समक से गुणा करने पर हमें एक प्राप्त होता है। क्या एक प्राप्त हुआ? नहीं प्राप्त हुआ। मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तीसरे की बात करूं, प्रत्येक पूर्णांक के लिए जीरो एक योगात्मक प्रतिलोम है। प्रत्येक पूर्णांक, मैंने जैसे 4 लिया, 4 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा? माइनस का 4 होगा। तो क्या ये जीरो प्राप्त हुआ? नहीं। मतलब थर्ड कथन भी हमारा क्या हो गया? असत्य हो गया। चौथे उसकी बात करूं तो लिखा हुआ है, जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम से विभाजित करने पर हमें -1 प्राप्त होता है। ये एग्जांपल लेते हैं, ये 4 का योगात्मक प्रतिलोम -4, मतलब किसी भी नंबर को उसके योगात्मक प्रतिलोम से डिवाइड करने पर, -4 से डिवाइड करने पर हमेशा ऑलवेज -1 प्राप्त होता है। तो ये भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ? -1। इसका मतलब ये है कि अपना फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला, जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम से भाग देने पर हमें -1 प्राप्त होता है। फोर्थ वाला एकदम ट्रू है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 1368 रुपए की धनराशि 24 लोगों में वितरित की जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी? 4 ऑप्शन देके रखे हैं। तो 1368 रुपए की राशि कितने 24 लोगों के बीच वितरित की जानी है, तो प्रत्येक को कितनी मिलेगी? सीधा सीधा सिंपल से अपने को डिवाइड करना है। तो इसका आंसर आएगा 57। 24 से 1368 को डिवाइड करना है, बहुत आसान है, कर लेना। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा वाला? फोर्थ वाला सही हो जाएगा, 57 रुपीज। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, एक ग्राफ शीट पर एक आंकड़ा 12 वर्गों को पूरी तरीके से भरता है और 7 वर्गों को आधा भरता है, कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ग्राफ शीट तो सबने देखी है, ऐसे आंकड़े बने हुए हैं, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ऐसे कहां तक बने हुए हैं? 12 तक बने हुए हैं। तो एक आंकड़ा 12 वर्गों को तो पूरा भर देगा, ये ऐसे 12 वर्गों को तो पूरा भर देगा। तो ये भी 1/1 का होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा। तो 1 गुणा 1 कितना आएगा? 1। तो ऐसे 12 को भरेगा तो 12 का कितना आएगा? 12। ठीक। आगे इसने देखा है 7 वर्गों को आधा भरता है, तो 7 वर्गों को आधा भरता है। ठीक, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 तिया 6 बचे 1/2। तो मतलब 12 + 3 सही 1/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 15 सही 1/2 वर्ग इकाई। इसमें इकाई दी है वो तो वर्ग इकाई। तो इसका तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तीसरा वाला ऑप्शन सही है, 15 सही 1/2 यूनिट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चार मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा एक फर्श नीले, हरे और लाल रंग के वर्गाकार टाइलों से ढका हुआ है। ठीक, फर्श का एक चौड़ाई भाग 10 सेंटीमीटर भुजा वालों से
वाले नीले टाइलों से ढका हुआ है। फर्श का एक अन्य भाग 15 सेंटीमीटर भुजा वाले रंग की टाइलों से ढका हुआ है। शेष क्षेत्र 20 सेंटीमीटर भुजा वाली टाइलों से ढका हुआ है। उपयोग किए गए नीले और लाल टाइलों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। तो देखो, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो ऊपर लिखा हुआ है 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा, और अगर और थोड़ा सा नीचे अगर पढ़ें तो लिखा हुआ है फर्श का एक चौथाई भाग 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 10 सेंटीमीटर। तो अपन 4 मीटर को भी किस में बदल देते हैं, सेंटीमीटर में। तो ये कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 3 को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। तो अगर हम कुल क्षेत्रफल निकालें तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो दोनों का गुणा कर लो। कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000। अब उसने बोला है कि फर्श का एक चौथाई भाग, इस पूरे क्षेत्रफल का एक चौथाई भाग, ठीक, एक चौथाई भाग जो है वो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले मतलब 10 गुणा 10, भुजा गुणा भुजा होता है, ठीक। तो इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो से ये जीरो काट दो, ये जीरो से ये जीरो काट दो, इससे काट दो तो कितना आ जाएगा 300। तो ये किसका क्षेत्रफल आ गया अपना, नीले टाइलों का, मतलब नीले वाली टाइलों का क्षेत्रफल आ गया कितना 300। अपने को नीले और लाल का निकालना था, तो नीला 300 किस ऑप्शन में, एक तो पहले ऑप्शन में, एक दूसरे ऑप्शन में है। तो पहला और दूसरा वाला तो अपन लेंगे, तीसरे और चौथे को अपन हटा देंगे। अब अपने को निकालना है लाल वाले का, लाल वाले का, ठीक। आगे बोला है फर्श का एक चौथाई भाग, एक अन्य चौथाई भाग 15 सेंटीमीटर भुजा वाले हरे रंग की टाइलों से ढका हुआ है। देखो 1/4 अपन ने पहले ले लिया था, 1/4 फिर ले लिया, तो टोटल कितना हो गया 2/4, मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब टोटल कितना था 1/2 ले लिया। मतलब 2 में से अपन ने एक भाग तो ले लिया, बचा कितना एक भाग, मतलब इसको कितने भागों में बांटा होगा उसने, 2 भागों में बांटा होगा। तो लाल के लिए कितना बचा, इसको 2 भागों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये 4 शून्य लगा दो, 3 और 1 4, 20 सेंटीमीटर भुजा वाली टाइलों से ढका हुआ है। तो ये किससे 20 गुणा 20 हो जाना है, ये भाग दे दो, ये शून्य से शून्य, ये शून्य से शून्य, 2 से काट दो कितनी 300, फिर 2 से काट दो कितना 150। तो नीले का कितना आ गया, वो लाल का कितना आ गया 150, ठीक। तो कौन सा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नीला जो आएगा वो 300, लाल कितना है हमारा 150। क्योंकि देखो 1/4 उसने किसके लिए ले लिया था, नीले के लिए, इसी प्रकार 1/4 किसके लिए ले लिया था, हरे के लिए। बचा कितना, आधा बचा, तो आधा किसके लिए बचा हुआ, शेष लिखा था इसमें कि शेष क्षेत्र 20 सेंटीमीटर भुजा वाले टाइलों से ढका हुआ है। तो शेष मतलब आधा, तो 12 इसका आधा करा तो ये आ गया अपना, फिर इसको 20 गुणा 20 भुजा गुणा भुजा करा तो 150 अपना आंसर आ गया, ठीक। अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है राहुल, रोहन और राम की आयु, मैं लिख देता हूं, राहुल, रोहन और राम की आयु। राहुल, रोहन, राम की आयु क्रमशः 10, 6 और 13 वर्ष है। उनकी आयु का योग राजीव की आयु, मतलब इन सबको अगर प्लस कर दें, इन सबको प्लस कर दे तो किसकी आयु हो जाएगी, राजीव की। तो राजीव की कितनी हो जाएगी 10 और 10 20 और 9 29 वर्ष, मतलब राजीव कितने वर्ष का हो गया 29 वर्ष का हो गया। सुमा राजीव से 5 वर्ष बड़ी है, मतलब इसमें अगर अपन 5 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 वर्ष। तो 34 वर्ष की कौन हो गई, सुमा हो गई। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 वर्षों के बाद सुमा की आयु कितनी होगी, 3 वर्षों के बाद। तो अभी कितने की है 34 की, इसमें 3 ऐड कर दो तो कितना जाएगा 37 वर्ष। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 37, फोर्थ वाला इसका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है प्रारूपवाद फॉर्मलिज्म के लिए अन्य नाम है, तो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डिडक्टिज्म, ठीक। अगला चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है बहुपद px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्य दे के रखें कितने -2 और -3 है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखो एक बार अपन a का मान रख दो, एक बार x की जगह -2 रख दो, एक बार x की जगह -3 रख दो। शून्य का मतलब जो है कि उसका x का क्या मान रखें ताकि जो अपने को समीकरण बहुपद दे के रखा है वो 0 दे दे। तो अपन इसकी जगह एक बार -2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x की जगह -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4, फिर ये कितना x की जगह -2 रखेंगे तो -2 है, और b की जगह तो कुछ रखना ही नहीं है, मतलब b की जगह तो b रखाएगा, बराबर कितना 0 कर लो। इसी प्रकार अगर मैं -3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा 9 माइनस का 3a और प्लस का b बराबर भी कितना 0। क्या करें अपन,
बी से बी काट दें मतलब दोनों समीकरणों को हटा दें तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा, कट जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5, इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का a इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू कितना आ गया 5। b का मान निकालना है तो b का मान में इनमें से किसी उसमें भी रख दूं, या तो पहले में रख दूं या दूसरे में रख दूं। अगर मैं पहले में रखूंगा तो कितना हो जाएगा 4 माइनस a का मान जब यहाँ पे 5 रखा है तो माइनस का 10 प्लस b इक्वल टू 0, तो माइनस का 6 प्लस b इक्वल टू कितना 0, तो b इक्वल टू कितना प्लस का 6। तो a और b का मान कितना आ गया, a का मान 5 और b का मान कितना 6। ठीक, तो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 5 और 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विनिमय गुण की व्याख्या करता है, ये तो सबको पता होगा। इसका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसमें तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि क्रम विनिमय नियम ही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन संख्या के संबंध में सत्य है। Which one of the following statement is correct about number? संख्या के संबंध में बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला लिखा हुआ है प्रत्येक संख्या एक का घटक होता है, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 1। तो देखो प्रत्येक नंबर मतलब जैसे मैं 5 के फैक्टर निकालूं तो क्या आ जाएगा 5 गुणा 1। ठीक, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि प्रत्येक संख्या एक का घटक होता है, तो एक का जैसे फैक्टर निकालूं तो एक का फैक्टर तो कितना आएगा 1 ही आएगा। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक नंबर है वो एक का घटक है, तो ये कथन तो असत्य है। इसका अगर उल्टा होता कि एक प्रत्येक संख्या का घटक है तो वो सही होता, लेकिन ये इसमें लिखा हो कि प्रत्येक संख्या एक का घटक है, ये अपने लिए गलत है। ठीक, आगे चलते हैं इसका। हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है दो एकमात्र विषम अभाज्य संख्या है। तो सही बात है, दो एकमात्र विषम अभाज्य संख्या है, गलत, ये तो गलत है। दो तो सम संख्या है, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड लिखा हुआ है दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो ये बात तो सत्य है कि दो सबसे, क्योंकि अभाज्य संख्या स्टार्ट कहां से होती है 2 से, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी 2, मतलब ये वाला स्टेटमेंट सत्य है। अगला फोर्थ स्टेटमेंट लिखा हुआ है एक एक अभाज्य संख्या है, नहीं, जब संख्या अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। मतलब इसका कौन सा वाला सही है, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये स्टेटमेंट इसका एकदम ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है एक मेंढक 12 मीटर गहरे कुएं में गिरता है। ये कुआं मान लो, ये कुआं पूरा 12 मीटर का है। ठीक, ये पूरा 12 मीटर का है, यहाँ पे मेंढक गिर गया। बोल रहा है कि यह बाहर निकलने की कोशिश करता है, प्रत्येक बार जब यह कूदता है तो 3 मीटर ऊपर चढ़ जाता है। ये 3 मीटर, ये पूरे 12 मीटर का है तो ये 3 मीटर यहाँ पे चढ़ा, ये 3 मीटर चढ़ गया, ये 3 मीटर चढ़ गया। लेकिन कुएं के फिसलन वाली दीवार के कारण 2 मीटर नीचे आ गया, 2 मीटर नीचे आ गया, तो पहुंचा कहां पे 1 पे। मतलब पहली छलांग मारी, मान लो ये पूरा बना हुआ है 1 2 3 4 5, इधर बताता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। पहली उसने छलांग मारी यहाँ से, तो बोल रहा है कि पहली जब छलांग मारता है तो 3 मीटर ऊपर चढ़ गया, मतलब कहां पहुंच गया होगा वो 3 पे। लेकिन दीवार में फिसलन थी तो वापस 2 मीटर गिर गया, 2 मीटर वापस गिरा तो पहुंचा कहां पे 1 पे पहुंच गया। फिर अगली बार उसने 3 मीटर छलांग मारी, देखो ये पहली छलांग जब मारता है तो 3 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर फिसलता है तो पहुंचा कहां पे 1 मीटर पे पहुंच गया वो। जब दूसरी छलांग उसने मारी, दूसरी यहां से छलांग मारी, ठीक, तो कहां पे 3 मीटर आगे जाएगा, मतलब ये 1 ये 2 और ये 3, पहुंचा कहां पे 4 पे पहुंच गया। लेकिन फिसलन थी, 2 मीटर वापस आ गया, मतलब वापस कहां पे आ गया 2 पे। दूसरी छलांग में भी वही 3 मीटर उसने छलांग मारी, 2 फिसल गया, लेकिन पहुंचा कहां पे इस बार 2 मीटर पे, तो ये 2 मीटर। थर्ड स्टेप जब वो गिरेगा, अभी कहां पहुंचा 2 पे पहुंचा था, अब फिर 3 छलांग मारेगा तो देखो 2 के बाद ये 3 ये 4 और पहुंचा कहां पे 5 पे पहुंच गया। लेकिन फिसलन थी तो 2 मीटर नीचे आ गया, तो वापस कहां पे आ गया 3 पे आ गया, मतलब फिर 3 चढ़ा 2 गिरा तो पहुंचा कहां पे 3 मीटर। मतलब तीसरी छलांग में कहां पहुंचा 3 मीटर पे। इसी प्रकार चौथी में कहां पहुंचेगा 4 मीटर पे, पांचवी में 5 मीटर पे, छठवीं में 6 मीटर पे, सातवीं में 7 मीटर पे, आठवीं में 8 मीटर पे, नौवीं में, अगर मैं नौवीं छलांग की बात करूं, नौवीं छलांग बार जब कूदेगा तो कहां पहुंच जाएगा 9 मीटर पे। देखो ये 9 मीटर पे पहुंच गया, यहाँ पे ये 9 ये 10 ये 11 और ये 12। ठीक, नौवीं जब उसने छलांग मारी तो कहां पहुंच गया 9 मीटर पे। ठीक, पहुंच गया 9 मीटर पे। अब फिर छलांग मारेगा तो 3 कदम आगे जाएगा, तो 1 2 3 पहुंच कहां गया 12 मीटर पे।
तो कितनी छलांग मारी, एक छलांग और इसके बाद मारेगा, तो कौन सी 10वीं छलांग में वो कहाँ पहुंच गया 12 मीटर, और 12 मीटर गहराई तो हुआ था, मतलब वो ऊपर पहुंच गया, अब तो फिसलेगा ही नहीं, मतलब उसको टोटल कितनी छलांग मारनी पड़ेगी ऊपर आने के लिए, 10 छलांग मारना पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है त्रिभुज एल एम एन में कोण एम जो है वो 70 है एवं एल एम इक्वल टू एन एम है, तो कोण एन ज्ञात करना है। देखो एक ट्रेंगल में बनाता हूं, उस ट्रेंगल का नाम इसने दे रखा है एल एम एन, एल एम एन, और जो कोण एम है वो 70 डिग्री है, ये वाला कोण 70 डिग्री है। क्वेश्चन ने बोल के लगा कि एल एम, ये एल और एम और एन एम ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो इनके आमने सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब इस भुजा के सामने कोण ये वाला, इस भुजा के सामने कोण ये वाला, ये दोनों कोण कैसे होंगे, ये दोनों कोण होंगे बराबर कोण होंगे। तो मतलब इसको भी अपन x नाम दे दें और इसको भी x नाम दे दें, क्योंकि आपस में कैसे कोण है, बराबर कोण है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा, तो x प्लस 70 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 70, तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 110, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 55 डिग्री। तो इसका मान क्या आ जाएगा, कोण n का मान कितना आ जाएगा 55 डिग्री। अपने को कोण n का मान निकालना था, तो वो कितना आ गया 55 डिग्री आ गया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण, इसको मिटा देता हूं। अगला जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण y इक्वल टू 7y2 x प्लस 5 का हल नहीं है। तो अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, दो का इधर मतलब पहले एलसीएम लेके दो का इधर गुण करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 7x प्लस 10 हो जाएगा, क्योंकि दो का पहले क्या हुआ एलसीएम हुआ, फिर ये दो का इधर गुणा हो गया। अब देखो अगर ये दोनों समीकरण x और y का मान रखने पे ये दोनों समीकरण अगर बराबर आ जाएंगे तो वो उसका हल होगा, और बराबर नहीं आए तो इसका क्या होगा, हल नहीं होगा। तो देखो ऑप्शन में अपने को देके रखे हैं पहले 4 और 19, तो जो पहला वाला जो मान होता है उसको हम x बोलते हैं, दूसरा वाला जो मान होता है उसको हम y बोलते हैं। तो y का मान यहाँ पे कितना है 19, तो 19 दूनी कितना होगा 38, x का मान कितना है 4, तो ये कितना होगा 28 धन 8, तो ये कितना हो जाएगा 38 बराबर 38। ठीक, तो मतलब पहला वाला ऑप्शन तो इसका हल है। दूसरे वाले ऑप्शन की बात करूं तो दूसरे वाले ऑप्शन में x का मान कितना देके रखा है माइनस का 6, और y का मान कितना देके रखा है माइनस का 16। तो माइनस का 16 मतलब माइनस का 16 दूनी माइनस का 32 हो जाएगा, माइनस का 6 मतलब ये कितना हो जाएगा माइनस का 42 प्लस का 10, तो माइनस का 32 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 32 हो जाएगा। इसमें भी कोई समस्या नहीं है, मतलब ये भी इसका क्या है, हल है। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं, लिखा हुआ है 12 और 37, तो x का मान कितना है माइनस का 12 और y का मान कितना है माइनस का 37, तो ये y की जगह मैं माइनस का 37 रखूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 और 1 7, माइनस का 74 इक्वल टू 12 गुणा 7 करूंगा तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 7 और 1 8, 84 माइनस का कितना माइनस और ये प्लस का 10, तो ये माइनस 74 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 74। ये भी इसका हल है। अगर लास्ट वाला ऑप्शन अब बची लास्ट वाला है तो ये इसका आंसर हो जाएगा, या फिर इसको रख के देख लो। तो y का मान कितना है 23, 23 दूनी कितना होगा 46, 46 इक्वल टू x का मान कितना है माइनस का 8, तो 7 कितना 56, तो माइनस का 56 प्लस का 10, तो ये कितना आएगा माइनस का 46 आएगा। लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है प्लस का 46, मतलब ये दोनों आपस में क्या है बराबर नहीं है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन इसका हल नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ यदि x अपॉन a प्लस y अपॉन b, लिख देता हूं मैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 0, और एक और समीकरण देख रखा है क्या, वो देख रखा है ax माइनस by इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो x और y का मान अपने को ज्ञात करना है। चार ऑप्शन देके रखे हैं आपको इधर साइड में दिख रहे होंगे। तो देखो इसको थोड़ा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए बी एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा एक्स बी प्लस वाई ए। ठीक है, एलसीएम लेना तो आता ही होगा ए बी, यहाँ इसके पास ए था बी की कमी थी तो यहाँ बी का गुणा हो गया, यहाँ पे बी था तो ए का गुणा हो गया बराबर 0, तो एक्स बी मतलब इसको बी एक्स लिख लूं मैं, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू कितना 0। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए एक्स
माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अपने को विलोपन विधि आती है तो अपन लगा दें। तो ऊपर देखो, ऊपर किसका गुणा करना पड़ेगा अपने को, देखो वाई वाई को कैंसिल कर ले या एक्स एक्स को कैंसिल कर ले, तो मैं वाई वाई को कैंसिल कर लेता हूँ। तो देखो ऊपर यहाँ पे b का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे a का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों टर्म को अपने को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। इस कारण अपने को ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो किसका गुणा हो जाएगा, b का, और यहाँ पे किसका गुणा हो जाएगा, a का। तो नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस ए बी वाई इक्वल टू 0। ए का जब गुणा होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल टू ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। सॉल्व कर लें तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, क्या केवल हमारे पास बचेगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना, ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से देखूं तो x कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा। यहाँ से भी a कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ए स्क्वायर माइनस का बी माइनस बी स्क्वायर बचेगा। ठीक, x का अगर मैं मान निकालूं तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये नीचे चला जाएगा तो बचेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो कौन से वाले ऑप्शन में x का मान ये वाला है, तो सेकेंड ऑप्शन में x का मान यही वाला है, तो अपन इसको सही ऑप्शन मान लेंगे। तो इसका सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, लिख लो इसको। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है x प्लस ए एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे के रखा है, तो अपने को निकालना है x माइनस 1/x इक्वल टू ज्ञात करना है। तो इसकी एक सीधी सी शॉर्ट ट्रिक होती है, वो होती है अगर x प्लस 1/x इक्वल टू अगर a दे के रखा है, अपने को निकालना है x माइनस 1/x का मान निकालना है, तो वो होता है अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस का 4। तो देखो a का मान यहाँ इस हिसाब से क्या है, ये a का मान है इस हिसाब से क्या है, 2। तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो अंदर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 कितना, 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। मतलब सेकंड वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देके देखो, रेखिक रूप से व्यवस्थित 20 कोष्ठों वाली एक मधुकोश संरचना बनाने के लिए आवश्यक रेखाखंडों की संरचना ज्ञात कीजिए। 20 कोष्ठों वाली अपने को बनाना है। तो देखो ये कितने रेखाखंडों से बनी है, देखो ये 1, यहाँ से अगर मैं लाइन इसका नंबरिंग चालू करूं तो 1 2 3 4 5, ये वाली को मैंने अभी फिलहाल के लिए छोड़ दिया, जैसे मान लो ये छोड़ दिया 20 को। ठीक, मतलब एक के लिए एक कोष्ठ बनाने के लिए कितने रखे, 5 लगे हैं। देखो इसमें भी गिनूं तो 1 2 3 4 5, अगर इसमें गिनूं तो 1 2 3 4 5, इसमें गिनूं तो 1 2 3 4 5, मतलब एक के लिए कितने लगे हैं, 5 लगे। तो 20 के लिए कितने लगेंगे, 100 लगेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, देखो आगे तो ये सब पूरे पूरे आ गए, लेकिन ये वाला अपन ने एक छोड़ दिया था, तो इसमें एक और ऐड कर दो तो कितना जाएगा, 101। मतलब कितने रेखाखंडों की आवश्यकता होगी, 101 रेखाखंडों की आवश्यकता होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हुआ है, P समांतर है Q के तथा L एक तिर्यक रेखा है। बना देता हूं, ये P है और ये Q है और ये एक L जो है, ये L नाम की एक तिर्यक रेखा गई हुई है। कोण 1 का मान अपने को देके रखा है, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण है, कोण 1 का मान क्वेश्चन ने देके रखा है, ये कोण 1 इक्वल टू 61 अंश, ये इसका मान अपने को 61 अंश देके रखा है। इस कोण 2 का मान अपने को ज्ञात करना है। कोण 2 का मान क्या होगा, कोण 2 का मान अपने को ज्ञात करना है। तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं। तो ये कोण का मान भी कितना जाएगा, 61 अंश हो जाएगा। अगर इसमें पूरे को मिला दो, ये वाले को पूरे को मिला तो देखो ये क्या होता है, ये 180 अंश का कोण बनता है। यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो 180 अंश का कोण बनेगा। और ये पूरा घूम जाता, मतलब ये सब ऐसा करके पूरा घूम जाता तो 360 का बनता, लेकिन ये आधा घुमा है, आधा चक्र घुमा है, तो कितने का अंश कोण बनेगा, 180 का। तो देखो ये तो 61 है, ये 180 में से घटा देंगे तो इस कोण का माना जाएगा, क्योंकि दोनों का योग कितना होगा, 180, मतलब 2 प्लस 61 बराबर कितना, 2, कोण नंबर 2 प्लस 61 डिग्री इक्वल टू कितना, 180। तो कोण 2 का मान कितना हो जाएगा, 180 माइनस 61, तो कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, 119 डिग्री। इसलिए कोण 2 का मान कितना आ गया, 119 डिग्री। ठीक, लिख लो इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 17 का,
क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, एक समांतर चतुर्भुज में बना लेता हूं जिसका नाम है एबीसीडी, एबीसीडी, ठीक, में सी डी बी 45 है, सी डी बी मतलब यहाँ से एक और ये तिर्यक रेखा होगी, इसकी सी डी बी कितना है, ये है 45 है। डी ए बी ये है 65 है, ये वाला एंगल 65 है। तो अपने को निकालना है सी बी डी मतलब इस एंगल का मान अपने को ज्ञात करना है। इसको मैं x मान लूं, मान लो इसको मैंने मान लिया x मान लिया, तो इस एंगल को मेरे को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। अंतर कोण इन तीनों का योग, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इन तीनों का इसका और इस एंगल का योग कितना होना चाहिए, 180। अगर मैं इस एंगल को अगर मैं k मान लूं, तो k का अगर मैं मान निकालूं तो k प्लस कितना हो जाएगा, 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो k प्लस कितना हो जाएगा, ये जोड़ दो इनको तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 110 डिग्री बराबर कितना, 180 डिग्री। अगर k का मान निकालूं तो k का मान कितना जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 110 का इधर पक्षांतर करेंगे, 180 में से माइनस आएगा, k का मान 70, मतलब इस कोण का मान कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्योंकि एक ये क्या है, ये तिर्यक रेखा है, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तो इसका आंसर कितना जाएगा, 70 डिग्री, ठीक। तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 लिखा हुआ है, एक संख्या a 1320 और 781 7 8 1 को पूरी तरीके से विभाजित करती a नॉट इक्वल टू 1 मतलब a का मान जो है वो 1 तो नहीं। तो संख्या a खालिस्तान का घटक नहीं है। घटक का मतलब किसका गुणनखंड नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या, 2101, दूसरा दिया हुआ है स्वयं, तीसरा ऑप्शन दिया है 539, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 125। किसका घटक नहीं है मतलब जो भी ए आएगा वो इनमें से किसका घटक नहीं है। तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन ना आए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का, 3 का, 5 का, 9 का और 11 का विभाज्यता का नियम लगा के देखेंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो वो इसी प्रकार से पूछेगा ताकि क्वेश्चन क्या रहे, आसान रहे, कभी भी कठिन क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। तो देखो 2 तो इसमें लगा ही नहीं सकते क्योंकि 1320 को तो 2 डिवाइड कर देगा, लेकिन 721 को तो डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि सम संख्या चाहिए। 3 का कैसे चेक करते हैं, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 3 तो 1 रहा, 2 और 1 3 मतलब 1320 तो 3 से विभाजित हो जाएगा। इसकी बात करते हैं तो 8 और 1 9, ये तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन 7 3 से विभाजित होगा नहीं होगा, मतलब 3 भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। 5 लाने के लिए या तो आखिरी अंक 0 हो या फिर 5 हो, तो इसके पास तो 0 है लेकिन इसके पास 0 या 5 दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो 5 भी इसका ऑप्शन मतलब 5 से भी ये विभाजित नहीं होगा। 9 का चेक करने के लिए अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 3 2 5 और 1 6 ही हो रहा है, तो 9 से तो ये विभाजित नहीं होगा। अब बात आती है 11 की, तो 11 का विभाज्यता का नियम अपन ऐसे चेक करते हैं कि अल्टरनेट डिजिट को जोड़ लो, तो ये 1 और 2 को जोड़ लो तो कितना होगा, 1 + 2 कितना होगा 3। अल्टरनेट डिजिट को जोड़ लो तो 3 + 0 कितना आएगा 3। दोनों का डिफरेंस निकाल लो, या तो दोनों का डिफरेंस 0 आए या फिर डिफरेंस ऐसा है कि 11 से वो विभाजित हो जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, ठीक। इसी प्रकार इसका देखेंगे तो ये अल्टरनेट डिजिट को जोड़ लो तो 7 और 1 8 में से 8 को घटा दो तो कितना आएगा 0 आएगा, मतलब ये दोनों नंबर किससे विभाजित हो जाएंगे, 11 से विभाजित हो जाएंगे। मतलब a का मान तो हमारे पास कितना आ गया, a का मान आ गया हमारे पास 11। अब क्वेश्चन ने अपने से a का मान नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने अपने से पूछा है तो संख्या a किसका घटक नहीं है, मतलब ये 11 जो है वो किसका घटक नहीं है इन ऑप्शन में से। तो इनमें भी अपन 11 का विभाज्यता का नियम लगा के देख लो, तो अल्टरनेट डिजिट को जोड़ लो तो 2 और 0 कितना 2 और 1 और 1 2 कितना 2, दोनों का डिफरेंस 0, मतलब ये संख्या 11 से विभाजित हो गई, मतलब इसका फैक्टर 11 होगा। मतलब ये ऑप्शन तो अपना नहीं हो सकता क्योंकि अपने को बताना है घटक नहीं है ना कि घटक है। स्वयं तो संख्या होती है उसका खुद का घटक, 11 का घटक 11 तो हो गई, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं लेंगे। 539 तो अल्टरनेट डिजिट को जोड़ लो, या तो संख्या 0 है या फिर संख्या ऐसी है जो 11 से विभाजित हो जाए। तो 5 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा 14, में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा 11, तो 11 को विभाजित कर देगा, ठीक है। ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी इसका घटक होगा, अपने को बताना है घटक नहीं है। इसको जोड़ लो तो 5 और 1 कितना 6, 6 में से 2 गया कितना 4,
क्या 11 इसको विभाजित कर देगा? नहीं करेगा, मतलब ये इसका घटक नहीं है। तो 125 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 4th वाला। ठीक, मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो लिखा हुआ त्रिभुज एबीसी में एक ट्रायंगल बनाना है मेरे को। त्रिभुज थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ए बी सी। त्रिभुज एबीसी में सी ए बी 70 है, सी ए बी 70 है, ए बी और ए सी बराबर है, मतलब ए बी और ए सी ये दोनों बराबर है। अगर दो भुजाएं बराबर है तो उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे, मतलब ये वाला और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो x प्लस 70 इक्वल टू कितना होगा? 180 होगा। तो 2x इक्वल टू कितना होगा? 180 माइनस 70 हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू कितना होगा? 110 डिग्री होगा, तो x इक्वल टू कितना होगा? 55 डिग्री इसका आंसर है। ठीक, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है 2x प्लस 6 अपॉन 3 माइनस 9x इक्वल टू माइनस का 2/3 और चार ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया हुआ है 2 a 3 4, ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो या तो अपन ऑप्शन को रख रख के चेक कर लें या फिर इसका उधर त्रिक गुणा करके चेक कर लें। तो ऑप्शन को अपन रख रख के चेक करते हैं। तो x का मान सबसे पहले अपन 2 रखते हैं, ये दोनों आपस में बराबर आ गए तो समझ लो वो वाला ऑप्शन अपना सही होगा। तो x का मान 2 रखते हैं कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 2 4 में 6 जोड़ेंगे कितना? 10। नीचे देखेंगे तो 3, ये 3 और यहाँ पे 2 रखेंगे 9 दूनी 18, 18 में से 3 का कितना? 15, किसका? माइनस का। काटेंगे तो 2 पंजे 10 और 5 3 कितना? 5 से काट देना, 5 दूनी 10 और 5 3 कितना? 15, आ रहा कितना? माइनस का 2/3 बराबर कितना? माइनस का 2/3। मतलब इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? 2 ही सही इसका आंसर होगा। अगर पहला वाला ऑप्शन अगर सही नहीं होता तो हम दूसरा x का मान 1 रख के चेक करते, फिर 3 रख के चेक करते, फिर 4 रख के चेक करते, जो भी बराबर दे देता वो हमारा आंसर हो जाता। तो हमको पहले ऑप्शन में बराबर दे के दे दिया तो पहला इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अगला चलो, अगला बताना है 9 से विभाजित होने वाली संख्या का चयन करें। चार ऑप्शन देके रखे, ऑप्शन लिख देता हूँ। सबसे पहले 9 9 8 7 1 2 3। ठीक, दूसरा ऑप्शन की बात करूं तो लिखा हुआ है 3 4 2 5 8 1 6। तीसरे ऑप्शन की मैं बात करूं तो लिखा हुआ है 6 7 8 9 9 के बाद 5 4 8 5 4 8। क्वेश्चन नंबर मतलब फोर्थ ऑप्शन लिखा हुआ है कौन सा? 4 5 3 6 2 7 9। तो हमको 9 से विभाजित का चेक करना है तो इन सभी को अपने को जोड़ना पड़ेगा और अगर उस संख्या जो जोड़ आता है अगर उस संख्या में अगर 9 का विभाजित हो, 9 उस संख्या को भाग दे दे तो वो नंबर भी 9 से विभाजित हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम पूरा जोड़ेंगे नहीं, जहां जहां 9 बनता जाएगा उसको काटते जाएंगे। जैसे यहाँ 9 बन रहा काट दो, यहाँ 9 बन रहा काट दो, 8 और 1 9 बन रहा काट दो, 7 और 2 9 बन रहा काट दो, बचा क्या? 3। अब क्या 3/9 पूरी तरीके से रिमाइंडर क्या इसका 0 आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, मतलब ये ऑप्शन तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे की बात करें, जहां जहां 9 बन रहा काटते जाओ, 8 और 1 9 काट दो, इसके बाद 4 और 3 7 और 2 9, ये तीनों मिलकर 9 बना रहे, काट दो। 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 मतलब इन दोनों को भी जोड़ दो, कितना जाएगा? 2 और 1 3, 3/9 करेंगे, क्या रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा, मतलब ये ऑप्शन भी इसका सही नहीं। अगला चलो, जहां जहां 9 बन रहा काटते जाओ, ये 9 काट दो, 5 4 9 काट दो, अब तो कहीं बन नहीं रहा, तो 6 और 7 को जोड़ेंगे कितना? 13, 13 में 8 जोड़ेंगे कितना? 21, 21 मतलब 2 प्लस 1 कितना? 3/9। क्या भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, ये ऑप्शन भी काट दो, बचा केवल यही ऑप्शन, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। चेक कर लेते हैं इसको भी। 9 को काट दो, 7 और 2 9 काट दो, 6 और 3 9 काट दो, 5 4 9 काट दो, सारी संख्या काट दी, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है m² प्लस 4x² प्लस 65x प्लस 4m का शून्य
अन्य का व्युत्क्रम है तो m का मान ज्ञात करना है। का शून्यक अन्य का व्युत्क्रम है, मतलब इसके शून्यक जो भी है, मान लिया शून्यक इसका a है, का व्युत्क्रम 1/a, इधर बता देता हूं, देखो का शून्यक अपन ने मान लिया शून्यक क्या है a, का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/a हो जाएगा। का एक शून्यक और अन्य का व्युत्क्रम, मतलब इसके दो वो आ गए, अपने दो शून्यक आ गए, इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल होता है c/a, c/a होता है। ठीक, ये होता है a से a कट जाएगा, मतलब एक बराबर कितना हो जाएगा c/a हो जाएगा। अगर ये इसकी तुलना अपन किससे कर लें, ax² प्लस bx प्लस c से कर लें, तो a का मान यहाँ से कितना आ जाएगा m² प्लस 4, b का मान कितना आ जाएगा 65 और c का मान कितना आ जाएगा 4m आ जाएगा। अगर यहाँ पे अपन c का मान रख दें 4m रख दें और a का मान रख दें कितना m² प्लस 4 रख दें और बराबर ये आ गया 1 का। अपने को क्या ज्ञात करना है, m का मान ही ज्ञात करना है। तो देखो ऑप्शन के अनुसार अगर अपन यहाँ पे m का मान रखते जाएं और ये दोनों बराबर आ जाएं तो वो ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो m का मान करनी 2 रखेंगे तो 4 करनी 2 हो जाएगा पहला ऑप्शन के अनुसार। दूसरे ऑप्शन के नीचे वाले में करनी 2 रखेंगे, करनी 2 का स्क्वायर कितना 2 और 4 कितना जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। ये दोनों तो आपस में मतलब 1 के बराबर तो आना ही नहीं है, तो हटा दो, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता पहला वाला। 3 रख के देखो तो ऊपर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, m का मान 3 रखेंगे 4 3 12, नीचे रखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 प्लस 4 करेंगे कितना 13 आ जाएगा। ये कट के 1 तो आना ही नहीं, हटा दो इसको। अगला ऑप्शन चेक करेंगे, 1 रख के चेक करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये भी आपस में बराबर नहीं है। आखिरी वाला ऑप्शन फिर इसका सही होगा, रख के देख लो, 4 दूनी कितना होगा 8, 2 का m का मान जब 2 रखा तो 2 का वर्ग कितना 4 प्लस 4 कितना 8, मतलब 8/8 काट के कितना आएगा 1, ये और ये आपस में बराबर आ गया, मतलब ये अपना इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही है जिसका मान कितना है 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है px बराबर x³ प्लस 6x² माइनस 2x माइनस का 5m का घटक है, मतलब का गुणनखंड है x माइनस 1। ठीक, अपने को m का मान ज्ञात करना है, तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में क्या करेंगे, x माइनस 1 को हमेशा 0 के बराबर रखो, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। इसमें x का मान 1 रख दो और इसको भी 0 के बराबर रख दो, क्योंकि ये इसका एक गुणनखंड था, इसका एक शून्यक था। तो x का मान जब 1 रखेंगे तो ये 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 में 6 का गुणा 6 माइनस का कितना 2, क्योंकि 2 गुणा है कितना 2, माइनस का 5m इक्वल टू कितना 0 रख दो। अब क्या करेंगे, जोड़ घटाना कर लो, 6 और 1 7, 7 में से 2 गया कितना 5, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 5, तो माइनस का 5m इक्वल टू माइनस का कितना 5, ये 5 से 5 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। ठीक, तो इसका फोर्थ वाला ऑप्शन सही है जहां पे लिखा हुआ है m का मान कितना है 1। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है फाइंड द होल नंबर, पूर्ण संख्या ज्ञात करो 16 गुणा 8 7 2 5 गुणा 625। ठीक, तो 4 ऑप्शन देके रखे हैं, तो क्या करेंगे इसका और इसका गुणा कर लो, छोटी संख्या यही दिख रही है तो इन दोनों का गुणा कर लो, तो वो आ जाएगा कितना, वो आ जाएगा हमारा ये है ना। ठीक, 10,000 आ जाएगा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000। 16 गुणा 625 करोगे 10,000 आ जाएगा, मैं गुणा कर लेंगे ना 8725 का, तो 8725 और जितनी जीरो है लगा दो, 1 2 3 4 4 जीरो, 1 2 3 4, ये 4 जीरो का लगा दी, तो इसका ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, सेकेंड नंबर का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है जेम्स एक हवाई जहाज के अंदर है जो समुद्र तल से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, समुद्र तल से। ठीक, ये मान लो एक समुद्र तल है, ये समुद्र तल है, इससे 7,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है ये। ठीक, ये 7,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, एक विशेष बिंदु पर यह पनडुब्बी के ठीक ऊपर आ जाता है। मान लो ये एक बिंदु हो गया, यहाँ पे पनडुब्बी है, ये पनडुब्बी यहाँ पे तैर रही है समुद्र के नीचे, ये पनडुब्बी एक ठीक बिंदु पर ये इसके एकदम ठीक ऊपर आ जाता है, तो हवाई जहाज के 1/6 जितना ऊंचाई समुद्र तल के नीचे है, मतलब जो समुद्र तल है उससे पनडुब्बी कितनी है, इसका 1/6, 7,000 का 1/6 क्या है ये नीचे है।
तो अपने को बताना है, क्या बताना है, तो जेम्स एवं पनडुब्बी के मध्य ऊर्ध्वाधर दूरी, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी की हाइट बताना है। ठीक, तो देखो यहां से यहां तक की हाइट तो ये रही, यहां से यहां तक की हाइट, ये इसको निकाल लेंगे तो ये आएगी, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां से यहां तक की हाइट आ जाएगी। तो जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, मतलब 7000 गुणा 1/6 करेंगे तो आएगा 1166.66। मैं 7000 को जोड़ दो, 0.00 कर दो, जोड़ दो तो कितना जाएगा, ये 6 6 इधर जाएगा, 6 6 1 और ये कितना 8, तो 8166.66 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 8166.66, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। तो अपन क्या करते हैं, अब इस वीडियो को अपन यहीं पे रखते हैं, जिसमें अपन ने क्वेश्चन नंबर 25 तक के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आप ये जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। आगे की वीडियो भी अभी जल्दी अपलोड हो जाएगी, इसके आगे वाला पार्ट, मतलब इसके आगे वाले क्वेश्चन को भी अपन जल्द ही अपलोड करते रहेंगे। जितने भी अपने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए 2018-19 में जो अपना पेपर हुआ था एमपीटीईटी वर्ग 2 का, माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को अपन हल करते जाएंगे। इन क्वेश्चन को हल करने से आपको ये मदद मिलेगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे पिछले साल, मतलब प्रीवियस ईयर में अपने कैसे क्वेश्चन आए थे, इसके पहले जो पेपर हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे, उनको हल करने का तरीका क्या होगा, और नए नए आपको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको जरूर बहुत फायदे करेगी, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, आगे वाली वीडियो को भी जरूर देखना, और चैनल को अगर लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने सभी दूर अपने ग्रुप पे भेज देना। ठीक, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।